नाम कल्पना दास है। आज मैं जो है एसएल स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 बरसते बादल एक्सप्लेन करूंगी। तो आप जो है इस लेसन को बहुत ही ध्यान से सुनिए और आपको याद रहे ताकि आपको अच्छी तरह से ये लेसन समझ में आ जाए। ये बरसते बादल लेसन जो है इसको लिखा है सुमित्रानंदन पंत ने और ये है उन्मुखीकरण। जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर फर्स्ट पहला क्या दिया हुआ है, उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण में यहाँ पे पोएम 4 लाइन की कविता दी हुई है और उस कविता के यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको बोर्ड के एग्जाम्स में भी इसी तरह से पद जो है कविता लिखा रहता है और उसके जो है क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए हम लेसन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए उन्मुखीकरण में क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो इससे हमें पोएम से ही पता चल रहा है कि भाई बरसात ऋतु के बारे में है और यहाँ पे थोड़े से वर्ड है जिस वर्ड को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ग्रामर में कई बार ये शब्द पूछे जाते हैं जैसे धरती है, मेघ है, पानी है। तो धरती का भूमि हो गया, पृथ्वी हो गया, भू है, धरा है, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह से मेघो दिया हुआ है तो मेघ जिसको हम कहते बादल हो गया, इसका पानी है तो पानी का क्या क्या हो जाएगा, जल है, वारी है, ये सारे जो है पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मीठा गीत कौन गाती है। तो बच्चों कभी भी जो भी आप बोर्ड में क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे आप वन वर्ड में आंसर मत दीजिए, पूरा एक सेंटेंस लिखना पड़ता है। तो मीठा गीत कौन गाती है, मीठे गीत कोयल गाती है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कोयल किसके लिए पानी मांगती है। तो कोयल धरती के लिए पानी मांगती है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं। अब ये क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि जब भी आप पोएम पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे बादल कैसे प्रकृति की शोभा बढ़ाती है। तो क्या होता है, बादल यानी कि बारिश होती है, बारिश से चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इस तरह से जो है बादल जो है वह पृथ्वी की शोभा बढ़ाती है। अब चलिए यहाँ पे दिया हुआ उद्देश्य। तो प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पान और मनोरंजन करना भी है। इसमें जो है आपको प्रकृति के बारे में भी बताया गया है और प्रकृति की जो सौंदर्यता है यानी कि बोध सौंदर्यता है उसके बारे में भी आपको ज्ञान कराना है। बोध का मतलब होता है बच्चों नॉलेज, ठीक है। अब बात करेंगे हम विधा विशेष की। तो इसकी विधा कैसी है, कौन सा तरीका जो है कवि ने बताया है वो इसमें दिया हुआ है। बरसते बादल कविता पाठ है। बरसते बादल कविता पाठ है। कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती है। प्रस्तुत कविता नाद ध्वनि के साथ साथ गय योगी है। यानी कि ये जो कविता है ये नेचर यानी कि प्रकृति की सौंदर्यता तो बताती है, साथ में ये कविता कैसी है, गाने योग्य, जिसे हम गाते हैं ना जोर से उसको बोलते हैं। गए का मतलब होता है गाने योग्य, यानी कि इस कविता को जोर जोर से बच्चे जो है वो गा कर भी याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम कवि परिचय की। यानी कि इस कवि परिचय का मतलब क्या होता है, कवि का जन्म कहाँ हुआ था, उसकी रचना कैसी थी, उसकी भाषा शैली कैसी है, उसकी मृत्यु कब हुई, ये सारी चीजें जो होती है ना उसको हम कहते हैं कवि परिचय। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 यानी कि 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगान, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चितंबरा आदि। इन्हें चितंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनका निधन यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1977 में। अब बच्चों ये जो कवि परिचय है कई बार जब आपको याद नहीं रहता है तो इसको याद करने का तरीका क्या है, कवि का नाम, फिर कवि का जन्म स्थान, उसके बाद रचना, फिर पुरस्कार और आखिरी में निधन। इस तरह से जो है आप पॉइंट बना के भी कवि परिचय याद कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि आप याद रखिए कई बार जो है कवि परिचय ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन से कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था
उनके बारे में आप उनका कवि परिचय लिखिए। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। या फिर चिदंबरा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उस कवि का कवि परिचय लिखिए। तो ये सारी बातों के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई सुमित्रा नंदन पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस काव्य के लिए, चिदंबरा के लिए। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए अब हम लेसन के आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं विषय प्रवेश। विषय प्रवेश का मतलब, विषय का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। प्रवेश मतलब एंटर होना, यानी कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर, किस सब्जेक्ट में हम एंटर हो रहे हैं, उसी को हम हिंदी में कहते हैं विषय प्रवेश। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु हुई। भाई सबको अच्छी तरह से मालूम है कि बारिश का जो सीजन है वो सबको बहुत अच्छा लगता है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। जब बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, ग्रीनरी होता है। तो वो कह रहा है कि बारिश का ऋतु कैसा रहता है, देखने लायक होता है, सबको बहुत पसंद आता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य झूम उठते हैं। ये जो बारिश का सीजन होता है ना, उसमें पेड़ पौधे और पशु पक्षी क्या होता है, खुशी से झूम उठते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ किया गया है, यहाँ प्रस्तुत किया गया। यही सौंदर्य की वर्णन जो है इस पाठ में बताया गया है। अब यहाँ पे दिया हुआ देखिए बच्चे, हम ग्रामर थोड़ा देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। विषय प्रवेश में दो शब्द आया है, पेड़ पौधे। ये पेड़ और पौधे, ये समास भी है और प्लस ये युग्म शब्द भी है। पशु पक्षी, पशु और पक्षी या फिर पशु पक्षी। समास तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। युग्म शब्द का मतलब होता है एक शब्द के साथ जब हम दूसरा शब्द का भी प्रयोग करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं युग्म शब्द। चलिए अब इस कविता को देखिए। झमझम झम मेघ बरसते हैं सावन के, छम छम गिरती बूंदे तरवों से छन के। अब आसमान में जो है यानी कि बारिश की बूंदे, मेघ का मतलब होता है बादल, बादल की बूंदे गिर रही है। और तरु का मतलब क्या होता है बच्चों, तरु का मतलब होता है पेड़, पेड़ से जो है बारिश की बूंदें गिर रही है। तो यहाँ पे जो झमझम छमछम शब्द आया ना, ये पुनरुक्ति शब्द है। पुनरुक्ति शब्द का मतलब क्या होता है, रिपीटेड वर्ड, वर्ड जो बार बार रिपीट होता है उसे हिंदी में कहते हैं पुनरुक्ति शब्द। ठीक है, दूसरा लाइन देखिए। चमचम चमचम बिजली चमक रही रे उर के घन में, और बिजली चमक रही है। अब यहाँ पे वर्ड आया उर, उर का मतलब क्या होता है, दिल, हृदय, मन। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, और घन का मतलब तो आपको पता ही है, घन यानी कि घन का मतलब क्या होता है, बादल, मेघ जो होता है ना उसको घन कहते हैं। थम थम दिन में तम के, तम में सपने जगते मन में, मन के, और दिन में जो है वो सपने जगते हैं। तम का मतलब क्या होता है बच्चों, बच्चों तम का मतलब होता है अंधेरा। यानी कि जब बारिश होती है और चारों तरफ बादल छा जाते हैं तो क्या होता है, दिन कैसा बदल जाता है, रात के जैसा दिखता है ना। इसीलिए यहाँ पे जो है कवि कह रहा है कि दिन जो है वो रात में बदल गया है। तो हम सपने कब देखते हैं, तो रात में सपने देखते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया है, सपने जगते मन के, और दिन में ही हमें जो है सपने दिखाई देने लगते हैं। दिन में कोई सपने नहीं दिखाई देने लगते हैं, बल्कि कवि ने ऐसा कहा है, कवि का ऐसा मानना है। दूसरा लाइन देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ दादुर। दादुर का मतलब क्या होता है, मेंढक, है ना। दादुर का मतलब मेंढक होता है। दादुर टर टर करते झीली बजती छन छन, और दादुर यानी मेंढक की आवाज, झीली का मतलब क्या होता है, झिंगुर, यानी कि जो कॉकरोच होता है ना उसको बोलते हैं। तो मेंढक की आवाज और कॉकरोच की आवाज जो है वो सुनाई देती है। तो फिर उन्होंने आवाज को कैसा बताया, झनझन करके, यानी कि एक साउंड की तरह। म्याओ म्याओ रे मोर, पियो पियो जातक के गण। और क्या है कि मोर की आवाज और जो जातक पक्षी है उसकी आवाज भी सुनाई देती है। मोर की आवाज और जातक पक्षी की आवाज भी सुनाई देती है। उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंदन, और जो पक्षी है, सोन बाला पक्षी है, वो कैसा कर रहे हैं, अर्ध मतलब क्या होता है बच्चों, गीला होना, है ना। तो ये कह रहे हैं कि अर्ध, और क्रंदन का मतलब क्या होता है, रोना, विलाप करना। तो जो सोन वाला पक्षी है वो बारिश में क्या हुआ, भीग गई है, गीली हो चुकी है। तो वो क्या करिए, उसकी आवाज से लग रहा है कि जैसे वो रो रही हो। दूसरा लाइन देखिए। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन, और आसमान में बादल की आवाज जो है वो चारों तरफ आ रही है। गर्जन का मतलब क्या होता है, बादलों का आवाज, उसको गर्जन बोलते हैं। जब बारिश के टाइम में जोर से आवाजें आती है ना तो उसको कहते हैं गर्जन।
रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहती बूंदों के स्वर, कह रही है कि जो आवाज आ रही बारिश की, स्वर का मतलब आवाज होता है, आपको मालूम है कि जो बारिश की आवाज है, कवि कहता है ये तुमसे कुछ कह रहा है। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंदर, रोम जो है वो हमारे शरीर के जो रोम्स होते हैं ना, तो छिद्र भी जिसे कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारे मन के भीतर भी उसकी आभास यानी कि फीलिंग हमें महसूस हो रहा है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, और धरती पर जो है बारिश की धाराएं बह रही है। रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर, रज का मतलब क्या होता है बच्चों? रज का मतलब होता है धूल, होता है ना, उसको रज बोलते हैं। और तृण का मतलब क्या होता है? घास, है ना। तो वो कह रही कि जो घास है ना, उसके ऊपर जो है वो डस्ट पार्टिकल यानी कि मिट्टी जो है ना वो बैठ चुका है, और जब उसके ऊपर से बारिश के कारण उसके ऊपर से पूरी मिट्टी हट जाती है, तो पुलकावली का मतलब क्या होता है? पुलकावली का मतलब है हर्ष के कारण, खुशी। ऐसा लग रहा है कि वो जो घास पे जो मिट्टियां जमी हुई थी बारिश के कारण, जब वो मिट्टी हट चुकी है, तो ऐसा लग रहा है कि जो घास है वो खुशी से झूम रहा है। पकड़वारी की धारा झूलता मेरा मन, और कवि कह रहा है, बच्चों को लग रहा है कि वारी का मतलब क्या होता है? वारी का मतलब होता है जल, पानी। बच्चों का मन क्या करता है? वो जो पानी की धाराएं हैं उसको पकड़ें और उसमें झूला झूलें। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, सारे बच्चे आओ और आप सब जो है मुझे सावन ऋतु की गाना गाओ मेरे साथ मिलकर। इंद्रधनुष के झूले में इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, यानी कि बच्चे कह रहे सब लोग जो है इंद्रधनुष को का जो झूला है उसमें मिलकर सब लोग झूला झूले। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। अच्छा, यहाँ पे शब्द आया मन भावन। मन भावन का मतलब होता है मन को भाने वाला। तो कवि कह रहा है, फिर बच्चे कह रहे हैं कि हमारे जिंदगी में ये जो सावन ऋतु है ये बार बार आए और हम जो है इसी तरह से खुशियां मनाते रहे, यानी कि सावन का ऋतु हमारी जिंदगी में बार बार आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम यहाँ पे थोड़ी सी जो ग्रामर है वो देखेंगे। यहाँ पे चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है, कैसे? अब मैंने आप ये बारिश की जो ऋतु है वो कह रहा है कि सभी के लिए क्या होता है, क्या बताया गया है? सभी के लिए ये प्राणों का आधार है। तो कैसे है ये? मतलब बारिश जो है, तो आप ये तो बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, हम लिख सकते हैं कि बारिश जो है सभी के लिए प्राणों का आधार है, क्योंकि बारिश के से ही हम सब काम करते हैं ना। बिना बारिश के तो इंसान हम जो है जिंदा भी नहीं रह सकते, बिना पानी के तो हम, तो उसके लिए पानी जो है हमारे लिए क्या क्या किस तरह से हमारे लिए पानी उपयोगी होता है और उसमें हम क्या क्या करते हैं ये लिख सकते हैं। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ईश्वर ने हर जीवन को पनपने के लिए धरती पर अधिकार दिया है, इससे वर्षा एक प्रमुख स्रोत है। बारिश जो है वो वर्षा का एक प्रमुख स्रोत है, और पानी के बिना जीवन अपना जीना व्यतीत नहीं कर सकते हैं। वर्षा जो है वो प्रमुख है, और बारिश से जो है नदियों में, तालाब में, जलाशयों में हर जगह बारिश का पानी भरता है और लोग जो है हम जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये जो है आप इस तरह से भी कर सकते हैं, सारे के सारे पोएम्स जो है वो आप जोड़कर भी कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि भाई आपको लिखिए आता है क्वेश्चन में कि भाई प्रसंग सहित भाव लिखिए, तो आपको प्रसंग लिख पोएम को 3 भागों में डिवाइड करिए। पहला है प्रसंग, दूसरा है भाव और तीसरा है विशेष। प्रसंग में आपको लिखना है कि इसके कवि कौन है, ये कौन से पाठ से लिया गया है और कवि क्या कहना चाहता है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक बरसते बादल नामक पाठ से लिया गया है, और इसके कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। उन्होंने किसके बारे में लिखा? उन्होंने वर्षा ऋतु के बारे में उसका वर्णन किया है। ये हो गया प्रसंग की बात। अब अगर हम भाव की बात करें तो पहली पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि भाई बारिश कैसी होती है, यानी कि भाव का मतलब क्या होता है बच्चों, ये उसका अर्थ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना झमझम, तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कहा है कि मेघ बरसते हैं, श्रावण मास में जो है बारिश होती है, पेड़ से जो है पत्ते, पेड़ों से जो है वो क्या बोलते हैं बारिश की बूंदें गिरती है, आसमान में बिजली चमकता है। तो इस तरह से जो है उसके भाव हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है विशेष, जिसमें कि आप ये लिख सकते हैं, विशेष का मतलब होता है कि उसमें क्या ग्रामर इस्तेमाल किया गया है।
तो आप लिख सकते हैं किसने पुनरुक्ति शब्द का प्रयोग किया है, कवि ने वर्षा ऋतु के बारे में उसकी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया। इस तरह से जो है विशेष भी आप 2 या 3 लाइन में आप दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ बच्चों ग्रामर है, जहाँ पे कि आप बुक्स में देख रहे होंगे आपको ऊपर में लिखा रहता है भाषा की बात। तो पहला वर्ड दिया हुआ तरु। बच्चों तरु का मतलब क्या होता है? तरु का मतलब होता है पेड़, वृक्ष, हाँ, पादप भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है गगन। तो गगन का बहुत सारा होता है, आसमान है, आकाश है, अंबर है, इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा वर्ड दिया हुआ है बच्चों घन। घन का मतलब क्या होता है? बादल, मेघ, जलद भी हम उसको बोल सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पर हम और ग्रामर में अगर हम आते हैं नीचे, तो यहाँ पे देखिए दूसरा आपको दिया हुआ है, संक्षेप में लिखिए मन भावन। तो मैंने आपको बताया ही है, मन भावन का मतलब होता है मन को भाने वाले को मन भावन कहते हैं। समास दिया हुआ ये द्वंद्व समास है। पेड़ पौधे तो पेड़ और पौधे, पशु पक्षी तो पशु और पक्षी। इस तरह से जो है आपको ग्रामर का भी इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है दिया हुआ है, तो आप ये भी कर सकते हैं। और अब मैं ये लेसन ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और इस लेसन को जो है आप 1 या 2 बार, 3 बार भी आप सुन सकते हैं। धीरे धीरे करके रोक रोक के आप सुनिए इसको बार बार, तो शायद ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू चिल्ड्रन।